जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने लास्ट टॉपिक को जो हमने रोका था, वाइंड अप किया था, उसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, ताकि हमारा ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाए। लास्ट हम लोगों ने ब्रेक जो लगाई थी, हमने पीछे हम डिस्क्राइब कर रहे थे इंट्यूशन एंड सिस्टमैटिक स्टडीज़ से रिलेटेड। उससे पीछे हमने मैनेजमेंट, रोल, फंक्शन, तमाम चीज़ों को डिस्क्राइब किया था टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आज जो हम अभी इसको कंटिन्यू करने लगे हैं, वो है कंट्रीब्यूशन डिसिप्लिन आपकी आ रही है। मैनी बिहेवियर साइंसेज have contributed to the development of organizational behavior. Psychological, sociology, social psychological anthropology। ये अगर हम देखें तो रेक्टेंगल से बने हुए हैं। एक रेक्टेंगल में पांच हमारे चार डिफरेंट किस्म के मूड्स को बताया जा रहा है। ये बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर है। अब ह्यूमन बिहेवियर जो है वो किस तरह से आप जज कर सकते हैं एक ह्यूमन साइकोलॉजी के थ्रू, कि आया आपकी मैनेजमेंट, आपकी टीम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस हिसाब से एम्प्लॉयज़ अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। सेकेंडली आता है सोशियोलॉजी, सोशलिस्टिक लेवल के ऊपर आपकी गैदरिंग, आपकी टीम वर्क, ये आपका डिपेंड होता है। सोशल साइकोलॉजी, देन एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स कल्चर और इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और अ वर्क प्लेस। इन तमाम अगर आप चारों एस्पेक्ट्स को अगर आप रिजॉल्व और अच्छे तरीके से मैनेज करके चलें, तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट एक पॉजिटिव एंड की तरफ जाएगा। क्यों? कि आप हर एम्प्लॉय को अच्छे तरीके से उसकी मेंटल अप्रोच के साथ आप लेके चल रहे हैं, और उसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को ही टिल द एंड होता है। खैर, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं। Psychology: the science that seeks to measure, explain, and something change the behavior of human and other animals. Unit of analysis: individual. Contribution of organizational learning, motivation, personality, emotions, perception, training, leadership, effectiveness, job satisfaction, individual decision making, performance appraisal, attitude measurement, employee selection, work design, and work stress. साइकोलॉजिकली बात हो रही है कि ह्यूमन बिहेवियर जो ऑटोमेटिकली चेंज होता है और जिसको मेजर करना पड़ता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द बेटरमेंट ऑफ द वर्क प्लेस। इसको आप एनालिसिस कर सकते हैं। इंडिविजुअल, एक पर्सन को, एक ही इंसान, हर बंदे की साइकोलॉजिकल लेवल डिफरेंट होता है हर एक के साथ, तो आप उसको सिंगल हैंडली आप ऑब्जर्व कर सकते। कंट्रीब्यूशन, इसकी कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में क्या है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की, साइकोलॉजिकल एनालिसिस की कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में ये है कि एम्प्लॉयज़ जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं उनकी लर्निंग प्रोसेस, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, इमोशंस, परसेप्शन, ट्रेनिंग, लीडरशिप, इन तमाम चीज़ों को आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को इजीली आप मेजर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस को, एटीट्यूड मेजरमेंट, ये तमाम चीज़ें आप साइकोलॉजिकल बेस के ऊपर आप ग्रिप कर सकते हैं फॉर अ वन सिंगल पर्सन। व्हेन द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब एम्प्लॉयज़ से डिस्कशन की जाती है अबाउट देयर कैरियर, अबाउट देयर ओन गट्स फीलिंग्स, तो ऑटोमेटिकली आप एक बंदे की साइकोलॉजिकल अप्रोच जज कर लेते हैं। उसका बेनिफिट होता है कि आपको पता होता है कि जिसका ये पर्सन, ये एम्प्लॉय हमारे किस लेवल के ऊपर हमें बेनिफिट हमारे लिए बन सकता है। और अगर साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर आप रिलैक्स हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिल्कुल एक रिलैक्स मूड के अंदर वर्क कर रहे हैं काम, तो ऑटोमेटिकली आपकी लर्निंग ज़्यादा होगी, आपकी मोटिवेशनल बढ़ेगी, पर्सनैलिटी को बूस्ट मिलेगा, इमोशनल, आपकी इमोशंस आपके ड्रॉ होंगे, परसेप्शन आपकी अच्छी होगी, ट्रेनिंग आपकी, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होगी, जॉब सेटिस्फेक्शन आपकी, ड्यू टू साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। बिकॉज जब एक एम्प्लॉय, एक पर्सन अपने आप को एडजस्ट कर लेता है इन्वायरमेंट के साथ और वो अपने आप को रिलैक्स फील करे, तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट उसकी जॉब परफॉर्मेंस पे और ऑर्गेनाइजेशन पे, दोनों पे पॉजिटिव रहेगा। सोशल साइकोलॉजिकली an area within psychology that blend concepts from psychology and sociology, and that focuses on the influence of people on one and other. Unit of analysis: group behavior change, attitude, communication, group processing, group डिस्कशन मेकिंग। जब आप सोशल साइकोलॉजी के अंदर
को डिस्क्राइब करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली सोशल साइकोलॉजी का इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है? बिहेवियर चेंज, एटीट्यूड चेंज, कम्युनिकेशन, ग्रुप प्रोसेसेस, इन तमाम चीज़ों के अंदर कैसे मतलब इसको हम एक्सप्लेन इस तरह करेंगे कि ग्रुप ऑफ पीपल, जब सब लोग एक जगह बैठ के किसी ख़ास टास्क को कंप्लीट करने के लिए अपनी एफर्ट कर रहे होते हैं, हर एक का ओपिनियन डिफरेंट होता है। हर एक का ओपिनियन वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता है। कोई स्ट्रेस में है तो एटीट्यूड चेंज होता है, किसी की लैंग्वेज का प्रॉब्लम चेंजिंग है, किसी का बिहेवियर चेंज है, ग्रुप प्रोसेसिंग। तो इस तमाम चीज़ को आप सोशल साइकोलॉजी के थ्रू आप इसको कवर कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को डेफिनेटली है कि ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आप डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट को मैनेज कर रहे होते हैं, लेके चल रहे होते हैं और उसके अंदर आपको प्रोडक्टिव होना ज़्यादा लाजमी होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन सोशल साइकोलॉजी लेवल के ऊपर भी एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करती है, जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन में रहती है और उसका बेनिफिट क्या है कि एक अच्छा डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया बनता है। बिकॉज डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट एटीट्यूड, डिफरेंट कम्युनिकेशन, ये तमाम चीज़ें डिफरेंट किस्म के ओपिनियन लेकर आती हैं और फिर एक ग्रुप डिसीजन मेकिंग के बाद एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो सम टाइम साइकोलॉजी बेस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिशियल होती है, सम टाइम सोशल साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, ग्रुप डायनामिक्स है, वर्क टीम है, कम्युनिकेशन है, पावर कॉन्फ्लिक्ट, इंटर ग्रुप बिहेवियर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन चेंज, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, तमाम चीज़ें आपकी सोशियोलॉजी में आती हैं, जहाँ पे आप ब्रॉड लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन सोचती है कि आया किस तरह का इन्वायरमेंट और कल्चर और किस किस्म की टेक्नोलॉजी को इन्हेंस किया जाए टूवर्ड्स फॉर द सेक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से अडॉप्ट करते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर एक इन्वायरमेंट को कैसे मैनेज किया जाए ताकि एक अच्छा डिसीजन मेकिंग साथ इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिक कल्चर बने। ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को समझने के लिए सोशियोलॉजी का काफ़ी हद तक इम्पैक्ट होता है। द स्टडी ऑफ पीपल इन रिलेशंस टू देयर फेलो ह्यूमन बीइंग, कि आप ओवरऑल इन सब के हम कह सकते हैं वर्किंग और बिहेवियर को जज कर सकते हैं। नंबर वन, साइकोलॉजी इम्पैक्ट के थ्रू सिंगल एक पर्सन के साथ वन हैंडली एक एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन जज करती है अबाउट देयर पर्सनैलिटी, देयर सेटिस्फेक्शन, देयर लर्निंग एबिलिटीज़। सेकेंडली आता है जो हमने पीछे बात की, व्हाट है सोशल साइकोलॉजी, जिसके थ्रू हम ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को जज करते हैं, एम्प्लॉयज़ के साथ एक अच्छे इन्वायरमेंट को जनरेट देती है। दैन सोशियोलॉजिकल लेवल के ऊपर जहाँ पे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के अंदर इन तमाम चीज़ों को कैरी किया जाता है और मेंटेन किया जाता है। एंथ्रो इसके बाद आता है एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोसाइटी टू लर्न अबाउट ह्यूमन बींग्स एंड देयर एक्टिविटीज़। अब ये एंथ्रोपोलॉजी इन्वायरमेंट और कल्चर पे डिपेंड करती है, आया किस किस्म की इन्वायरमेंट और किस किस्म के कल्चर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और ऑर्गेनाइजेशन उसको ऑब्जर्व करते हुए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ उस किस्म का बिहेवियर, उस किस्म के टास्क, उस किस्म की ड्यूटी टाइम, उस हिसाब से बेनिफिट, उस हिसाब से इंसेंटिव अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करते हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन इन चार कैटेगरीज के ऊपर फॉल करते हुए वर्किंग करती है। पहली साइकोलॉजी लेवल के ऊपर एक एम्प्लॉय, सिंगल एम्प्लॉय की क्या अप्रोच है, उसको देखते हुए उसको किस तरह इंटरटेन किया जाए और किस तरह एम्प्लॉय से बेनिफिट लिए जाएँ और उसको किस हिसाब से उसको मैनेज किया जाए। सेकेंडली सोशल साइकोलॉजी, ग्रुप ऑफ पीपल डिस्कशन के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व करती है कि किस किस्म की इन्वायरमेंट होनी चाहिए और किस तरह की अप्रोच हमारे एम्प्लॉयज़ रखते हैं ताकि उनको किस तरह मैनेज किया जाए। सेकेंडली सोशियोलॉजी एक ब्रॉड लेवल ऑफ हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस को जनरेट करती है पूरी होल द ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के अंदर कि आया हमने किस तरह इसको मैनेज करना है और किस तरह अपने एम्प्लॉयज़ को इंटरटेन और मैनेजर से लेकर लोअर एम्प्लॉयज़ को मेंटेन करके चलना है। एंड देन आ जाता है एंथ्रोपोलॉजी, इन्वायरमेंट और सोशल कल्चर कोड के ऊपर डिपेंड करती है कि किस किस्म की इन्वायरमेंट और कल्चर से लोग बिलोंग करते हैं, उनको किस तरह मैनेज किया जाए। Challenges and opportunity for organization behavior. The major challenges and opportunities are responding to economic pressure, responding to globalization, managing workforce diversity. ऑर्गेनाइजेशन को किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उसके अंदर आते हैं
पहला, रिस्पॉन्डिंग टू इकोनॉमिक प्रेशर, वी ऑल नो दैट आवर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ आवर कंट्री collapse, sometime collapse come, sometime very up, very much higher, sometime एक सस्टेनेबल कंडीशन के ऊपर होती है। तो एक डिफरेंट किस्म की इकोनॉमिकल प्रेशर को ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरह हैंडल करना है। देन रिस्पॉन्डिंग ग्लोबलाइजेशन, ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन इन्वायरमेंट के साथ किस तरह अपने आप को अपडेट करके ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करके उस रेस में चले। देन मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, सेकेंडली जो काम है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको किस तरह मैनेज करना है, क्या उन वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के बारे में आपको अगले चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा, किस तरह उनको मेंटेन फॉर द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एंड गिव द टास्क टू द राइट पर्सन एंड विच काइंड, जिस किस्म की आपको एम्प्लॉय की या रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है, आप उसके लिए उस किस्म के एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं विद देयर कंप्लीट राइट्स एंड इंसेंटिव्स के साथ। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंजेस के साथ साथ अपॉर्चुनिटी दोनों का सामना करना पड़ता है। चैलेंजिंग सबसे पहले जो आते हैं, और यही इनकी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर इकोनॉमिकली ग्रोथ तगड़ी रहेगी, मैनेज करके चलेंगे, उस प्रेशर को मैनेज कर ले, तो इट मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन इजीली सर्वाइव। ग्लोबलाइजेशन फोर्स को डिफ्यूज कर दिया, तो इट मीन्स दैट उनके बराबर है, इट मीन्स दैट यू हैव अ ग्रेट environment, great contact with other organization, and also आपके पास एक अच्छी environment बन जाएगी। and if you manage the workforce diversity, then it means that कि you have the best team in the world या in the country, in the organization. Some other challenges कौन से, improving customer service, it's a challenges and opportunity. First, चैलेंज क्यों है, क्योंकि आपको अगर कंज्यूमर आपके कस्टमर छोड़ के जा रहे हैं तो आपके लिए चैलेंजिंग पोजीशन है। तो यू मस्ट डू, या ये आपको उस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरनमेंट या उस किस्म का रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा कि कस्टमर या कंज्यूमर लॉन्ग लास्टिंग रहे। और यही उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, जितने ज़्यादा कस्टमर्स होंगे उतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है। इम्प्रूविंग पीपल स्किल्स, अनस्किल्ड एम्प्लॉयज मेक ऑर्गेनाइजेशन कुछ ज़ीरो लेवल के ऊपर। हम कह सकते हैं कि अगर अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कोई ग्रोथ नहीं है, और अगर स्किल्स हैं तो इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू रन इन रेस लेवल हाई, हम कह सकते हैं अप्रोच के साथ आगे बढ़ने के। इसी तरह कॉपिंग विद, अच्छा यू वर्क इन नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, हेल्पिंग एम्प्लॉयज बैलेंस वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वर्किंग इन्वायरमेंट, इम्प्रूविंग एथिकल बिहेवियर। ये तमाम चीज़ें वो हैं जिनमें से एक भी पॉइंट अगर नीचे को लॉस होता है तो उस पॉइंट में चैलेंज आ जाएगा, और अगर वही पॉइंट अपवर्ड को जा रहा है तो इट्स अपॉर्चुनिटी कि इसको गेन करो, अच्छी इन्वायरमेंट दें, अच्छे एथिकल बिहेवियर लें ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करे। तो ये इस किस्म की अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस का ऑर्गेनाइजेशन को सामना करना पड़ता है, और इसका रिएक्शन क्या होता है कि वो किस तरह मैनेज कर रही है थ्रू देयर एसओपीज एंड स्टैंडर्ड्स एंड टीम। रिस्पॉन्डिंग टू द इकोनॉमिक प्रेशर की बात हो रही है। व्हाट डू यू डू ड्यूरिंग ए डिफिकल्ट इकोनॉमिक टाइम? इफेक्टिवली मैनेजमेंट इज क्रिटिकल ड्यूरिंग हार्ड इकोनॉमिक टाइम्स। मैनेजर नीड टू हैंडल डिफिकल्ट एक्टिविटीज सच एज फायरिंग एम्प्लॉयज, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू डू मोर विद लेस। मतलब ओवरऑल किस तरह ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिकली डिफिकल्ट इकोनॉमिकली टाइम को मैनेज कर सकती है। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को साथ लेके चलती है, एम्प्लॉयज़ के टफ टाइम में सपोर्ट करती है, सो द ऑर्गेनाइजेशन के टफ टाइम में एम्प्लॉयज़ सपोर्टर्स होते हैं। रिजर्व्ड होता है ताकि एम्प्लॉयज़ को किसी किस्म की हार्ड टाइम में परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस तरह इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी की बेस के ऊपर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन अपनी वर्किंग को, अपनी स्ट्रैटेजीज डेवलप करती है कि किस तरह इस इन्वायरमेंट के अंदर, लोअर इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मज़ीद मोटिवेट और स्टैंड देना चाहिए ताकि फ्यूचर के लिए एक राय अमल तैयार किया जा सके। फोकसिंग ऑन इश्यूज सच एज स्ट्रेस, डिसीजन मेकिंग एंड कॉपी ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम। सो ओवरऑल वही बात आ गई किस तरह मैनेज करते हैं डिफिकल्ट टाइम के अंदर। Responding to globalization, increased foreign assignment, working with people from different culture, organization globalization, अगर एक अच्छी ग्लोबलाइजेशन इन्वायरमेंट को कैप्चर कर ले तो ऑटोमेटिकली आप एक ग्रोथ लेवल के ऊपर आ रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं अपवर्ड एरिया में। लाइक इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर आपने ग्लोबल लेवल के ऊपर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्पिटिटर्स और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स को कैप्चर कर लिया तो आपकी आपकी ओवरऑल वर्किंग बढ़ जाएगी, आपके असाइनमेंट्स में इजाफा होगा, पीपल आप डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, ओवरसीजिंग मोटिव मूवमेंट ऑफ जॉब टू कंट्री विद इन लो कॉस्ट लेबर। उसके साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर,
कि आप इजीली कम कॉस्ट के ऊपर एक अच्छे एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकते हैं। डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आपकी ओवरऑल वेल्थ जो है सस्टेन होके एक अपवर्ड लेवल के ऊपर आ जाएगी। इफ़ अगर ग्लोबलाइजेशन लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक गुड रिप्यूट बनाने में कामयाब हो जाए तो। मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को किस तरह काम को किस तरह मैनेज किया जाता है। एम्बैरसिंग डाइवर्सिटी, चेंजिंग डेमोग्राफिक आ रहे हैं, चेंजिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी आ रही, रिकॉग्नाइजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू डिफरेंस आपके आ रहे हैं, डिसेबिलिटी, डोमेस्टिक पार्टनर, रेस, रिलीजन, नेशनल और एज, जेंडर, ये तमाम चीज़ें आपकी डाइवर्सिटी मैनेजमेंट के अंदर कंसीडर होती हैं, जहाँ पे आप दो तरह की दो डिफरेंट सेटअप को आप कैरी करते हैं। एक है लोअर सरफेस लेवल डाइवर्सिटी, एक होती है डीप लेवल डाइवर्सिटी, जो आगे हम पढ़ेंगे उसके अंदर ये एज, जेंडर, इन तमाम चीज़ों को मैं डिस्क्राइब करके आपको दूंगा कि वर्क फोर्स डाइवर्सिटी को किस तरह मैनेज किया जाता है। तो हमारे नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है, तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट चैप्टर में हम साथ साथ कैरी करेंगे। नाउ डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल, इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल, ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टमैटिक लेवल। सिंपल मॉडल है, उसको आप देख लीजिएगा। टाइप ऑफ स्टडी वेरिएबल, टू टाइप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं इसके अंदर, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वो होते हैं जिसके ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल ऑर्गेनाइजेशन जिस पर डिपेंड कर रही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो जिस पे ऑर्गेनाइजेशन किसी पे डिपेंड नहीं करी। इसके बारे में आगे आपको बताता हूँ। Interesting OB dependent variable. Organization depending productivity, absenteeism, tenure, deviant deviant workplace behavior. So automatically these are those variable, these are those point जिस पे organization depend करती है, because अगर ये इनके बगैर अगर इनमें से कोई भी कोलैप्स कर जाता है तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन को उसका लॉस होता है। तो ऑल द टाइम ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर डिपेंडिंग ऑन दीज काइंड ऑफ वेरिएबल। प्रोडक्टिविटी के ऊपर ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट एंड आउटपुट टू लो कॉस्ट इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिवनेस, अचीवमेंट ऑफ गोल एंड एफिशिएंसी। प्रोडक्टिविटी के ऊपर अगर इसमें कोई कमी पेशी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन को लॉस का सामना करना पड़ता है। एब्सेंटिज्म, एब्सेंट ऑफ एम्प्लॉयज, वर्कफोर्स आपकी कैपेबिलिटी कम हो जाती है, या आपको ज़्यादा फेलियर टू रिपोर्ट टू वर्क, ह्यूज कॉस्ट टू एम्प्लॉयज़, आपको नए एम्प्लॉयज़ आने पड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको उसके ऊपर भी लॉस होता है। टर्नओवर छोड़ जाते हैं एम्प्लॉयज़, कुछ आ जाते हैं, चेंजिंग्स आती हैं टर्नओवर की, वो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। डेवलप वर्कफोर्स बिहेवियर, वॉलंटरी बिहेवियर दैट वायलेट violates significant organization norms and they are threatened to well। वो एम्प्लॉयज़ या वो वर्कफोर्स वर्कप्लेस बिहेवियर जिसके बेस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, टर्म्स, नॉर्म्स, रेगुलेशन इनको वायलेट किया जाए और उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करें तमाम वेरिएबल पे कि इनमें से एक भी अगर नेगेटिव इम्पैक्ट में जाएगा तो उसका लॉस ऑर्गेनाइजेशन पे होगा। तो टोटली डिपेंडिंग वेरिएबल है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मोर इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, सिटीजनशिप बिहेवियर, जॉब सेटिस्फेक्शन, ये भी आपके डिपेंडिंग वेरिएबल। अगर जॉब सेटिस्फेक्शन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड कर रही है, जनरल एटीट्यूड नॉट अ बिहेवियर टुवर्ड वन जॉब एंड पॉजिटिव फीलिंग ऑफ वन जॉब रिजल्टिंग फ्रॉम एन इवेल्युएशन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक। अगर जॉब सेटिस्फेक्शन है एम्प्लॉयज़ की तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है। इफ़ देयर इज़ नो जॉब सेटिस्फेक्शन इट मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशन को एक टफ टाइम मिलने लगा है। तो इट्स ऑल्सो वी कॉल डैट इट्स अ डिपेंडेंट वेरिएबल, और ऑर्गेनाइजेशन इन पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती है फॉर दियर फ्यूचर perspective। Independent variable, individual, group and organization system। Independent variable इसलिए इसको कहा जाता है independent variable can be at any of these three level में से एक भी हो सकता है। individual biographical characteristic, personality and emotion, values and attitude, ability, perception, motivation, group communication, group decision making, leadership, trust, group organization, culture, human resource policies and practices and organization structure and design। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं और इसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ता है पॉजिटिव वे में। तो गाइज यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट होता है ये चैप्टर हमारा। सो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ इसको कैरी करेंगे और होपफुली आप लोगों को समझ आ चुका होगा काफ़ी हद तक, जिस हद तक हम इसको
मैनेज करने की कोशिश, वो कवर कर रहे थे कि आया ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव बिहाइंड मैनेजरल एंड मैनेजर रूल्स एंड ड्यूटीज़। उसके बाद हमने ये डिस्क्राइब करना चाहा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस किस्म की इन्वायरमेंट और कल्चर को मेंटेन किया जाता है, किस तरह ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को वैल्यूएट करती है, किस तरह उनको फर्दर उनके अंदर एक्टिविटीज़ और प्लानिंग को इंक्लूड करती है। लाइक वो अपने जो सोशल साइकोलॉजी लेवल के ऊपर अब एम्प्लॉयज़ को वैल्यूएट करना, और उसके बाद परसेप्शन को देखते हुए इन्वायरमेंटल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को डेवलप करना, टास्क ओरिएंटेड करने के लिए किस तरह से टीम वर्क और लीडरशिप की ज़रूरत है, तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर हमने डिस्क्राइब की है कि आया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वायरमेंट किस किस्म का हो जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करे एम्प्लॉयज़ के ऊपर एज फॉर एज क्लाइंट एंड सिस्टमेटिक लेवल को डेवलप करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे इसको माइंड अप करते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।